अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नए हफ्ते का आगाज़ हुआ चाहता है। दुआ और उम्मीद यही कि यह हफ्ता, आज का दिन हमेशा सलामती का बायस बने दुनिया भर के तमाम इंसानों के लिए। आज के प्रोग्राम में भी वो खबरें जो अमूमी तौर पर आपके सामने नहीं लाई जाती हम आपके साथ शेयर करेंगे। वफाकी हुकूमत ने दीवानी मुकदमात 40 साल के बजाय 2 साल में निपटाने के लिए बड़ा फैसला कर लिया है और सिविल प्रोसीजर कोड जो है तरमीमी बिल 2018 तैयार कर लिया है। बट सब मज़ीद क्या मंदरजात हैं इस बिल के, और ये जो डिले इन जस्टिस और फिर लेट जस्टिस, क्या इसका कलाकमा हो सकेगा? फैसल, गुज़श्ता हफ्ते अपने प्रोग्राम में हमने कहा था कि वफाकी हुकूमत ने 100 दिन की तखीर के बाद बिलाखिर कौम से जो वादा किया था कि कानूनी इस्लाहात मुतारिफ करवाई जाएंगी, और उसी सिलसिले के अंदर वजारत कानून और इंसाफ ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। 6 नए कानून मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है, जिसके 2 कवानीन में तरमीम करने का फैसला किया गया है, जिसमें से एक मामला जो सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक था वो गुज़श्ता हफ्ते अपने नाज़रीन के साथ हमने ये खबर शेयर की थी। अब ये दूसरा बड़ा एक कानून के अंदर तरमीम करने का फैसला किया गया है जो कि सिविल प्रोसीजर कोड से मुतल्लिक है। और हम देखते हैं कि ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है, दीवानी मुकदमात, सिविल मुकदमात के अंदर जो कमज़ोर एक जो लिटिगेशन का तरीक़ेकार है, उसके अंदर जो डिफरेंट डिलेइंग टैक्टिक्स आजमाए जाते हैं, जिसके नतीजे में कोई भी एक मुकदमा 30 से 40 साल तक अदालतों के अंदर ज़ेर समात रहना एक मामूल की बात बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म की हदायत थी, वज़ारत कानून के अफसरान ने वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में ये काम किया। अभी काम मुकम्मल हो चुका है। जल्द ये 6 नए कवानीन, जिनके अंदर ये ऑब्जेक्टिव भी शामिल है कि सरकारी इदारों से करप्शन का खात्मा करना है और मुनसिफाना समाजी निज़ाम के लिए जो तब्दीलियाँ लेके आनी है वो उसके अंदर ज़ेर गौर हैं। मज़ीद कवानीन क्या हैं वो आने वाले दिनों में अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। आज के प्रोग्राम में जो सबसे बड़ा एक फ़ैसला है इन कवानीन में तरमीम से मुतल्लिक, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड तरमीमी बिल 2018 तैयार किया गया है। इसके अंदर वाज़े तौर के ऊपर मुख्तलिफ तरमीम के ज़रिए स्टेजेस को मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर इन तखीरी जो हरबे आजमाए जाते हैं उनको ख़त्म करने का फ़ैसले के सिलसिले में पहला फ़ैसला ये किया गया कि कोई भी शख्स अगर ऐसा मुकदमा दायर करेगा तो वो एक ओरिजिनल केस दायर करता है और उसके साथ अमूमी तौर के ऊपर एक स्टे ऑर्डर हासिल करने की भी दरख्वास्त दी जाती है। अगर स्टे ऑर्डर हासिल हो जाए या ना हो तो स्टे की दरख्वास्त के ऊपर ही कई सालों तक समाअत चलती रहती है और मुकदमा जो असल मुकदमा है वो शुरू नहीं हो पाता। पहला फैसला ये किया गया है कि जैसे ही कोई फरीक मुकदमा दायर करेगा, अब ये मुकदमा एक जज नहीं बल्कि 2 जज सुनेंगे। जो असल दरख्वास्त है, जो असल मुकदमा है, उस मुकदमे की विदाउट एनी इंटरप्शन, बगैर किसी रुकावट के समाअत की कार्रवाई मुकम्मल होने तक मुसलसल समाअत होगी। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। और उसके साथ अगर वो मुतलका फरीक कोई हुक्म इम्तना हासिल करना चाहता है तो उसके लिए ये लाजिम करार दिया गया है कि उसके लिए एक दूसरा जज उस केस को सुनेगा, ताकि जो असल मुकदमे की कार्रवाई है वो मुतासिर न हो, वो बगैर किसी रुकावट की चलती रहे। उसके साथ जो दीवानी मुकदमात हैं 30 से 40 साल में जाके निपटते हैं, अब वो 20-30 साल नहीं, सिर्फ 2 साल के अंदर अपने मंतकी इंजाम को पहुंचेंगे, कार्रवाई मुकम्मल होगी, हतमी फैसला सामने आएगा। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वफाकी हुकूमत की सतह के ऊपर जो सिविल कोर्ट्स हैं वहां पर इसको लागू किया जाएगा। उसके साथ इस कानून के जरिए एक बहुत बड़ी तरमीम और एक लाई जा रही है कि अब अगर जो शख्स, जो फरीक मुकदमा हारेगा, वो जीतने वाले फरीक को उस मुकदमे पे ऊपर उठने वाले तमाम कानूनी अखराजात अदा करेगा। इसकी भी वजह बताई गई है कि ताकि जो लोग झूठी मुकदमाबाजी करते हैं, जो किसी को फंसाने की कोशिश करते हैं, तो उनके नॉलेज में रहे कि अगर हम गलत मुकदमा दायर करने जा रहे हैं, अगर हम अदालतों का, जजिस का निज़ाम जो वक्त है ज़िया करने जा रहे हैं और लोगों को एक समाजी निज़ाम मुआशरे के अंदर एक मुश्किलात खड़ी करने जा रहे हैं, तो वो इससे बाज रहें। दूसरा बड़ा फैसला ये इसमें किया गया है कि जो शख्स इस दीवानी मुकदमे को तवील करने के लिए अब ये काम नहीं चलेगा, जो फरीक समाअत मुअख्खिर करवाएगा, हेयरिंग एडजर्न करवाएगा, उसको 5,000 रुपये फी समाअत जुर्माना अदा करना पड़ेगा। बहुत अच्छा इकदाम है। उसके साथ जो तीसरा इकदाम है, अगर किसी ने झूठा मुकदमा किया और इस मुतलका जज को इस बात को एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए, उस फरीक के ऊपर झूठा मुकदमा जिसकी इंटेंशन ये होगी, बदनीति पर मबनी वो मुकदमा दायर करेगा, तो उसे भी भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। उसके साथ सबसे बड़ा एक और मामला होता है कि ज़मीनों के मुकदमात, दीवानी मुकदमात के उसमें दायरा कार में चलते हैं।
जब कोई जज इस मुकदमे की कार्रवाई सुनता है तो उसके बाद उस जमीन की अगर वेरिफिकेशन करनी है, उसकी मेजरमेंट करवानी है, तो अमूमी तौर के ऊपर पटवारियों को या तहसीलदार को हिदायत की जाती है कि आप जाकर मौके पर जाएं, इसकी हदबंदी करें और हमें रिपोर्ट दें। क्योंकि नए कानून के अंदर पटवारी का रोल खत्म कर दिया गया है। जो जज केस की समाअत कर रहा होगा, अगर उसने जगह जो जिस जमीन से अराजी से मुतल्लिक केस है वो मौके पर जाएगा, खुद जाकर पटवारी तमाम लैंड रेवेन्यू का अमला मौजूद होगा, वो अपनी निगरानी में सारी मॉनिटरिंग करेंगे, हदूद अरबे का तयन करेंगे ताकि तखीर भी ना हो, शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर जिस शख्स का जो मुतासर अफरीक है उसको इंसाफ मिल सके। अब समाअत करने वाले जज को मौके के जाके विजिट करना होगा। उसके बाद बड़ा एक फैसला यह किया गया है कि जो शहादत रिकॉर्ड की जाती है, विटनेस की सबूतों को रिकॉर्ड किया जाता है, अब मुतलका जज वो गवाहों का बयान रिकॉर्ड नहीं करेगा, बल्कि एक रिटायर्ड जजिस पर मुश्तमिल एक अलग कमीशन कायम होगा जो दीवानी मुकदमात के अंदर जितनी बयानात रिकॉर्ड होने हैं, जितनी शहादतें रिकॉर्ड होनी है, वो उनको रिकॉर्ड करेगा। और सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करेगा, कलम बंद नहीं करेगा, बल्कि उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये और इसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि ये मामला तखीर से दुचार ना हो। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाएगा, तहरीरी तौर के पर नोटिस जारी होगा, बाय पोस्ट जाएगा, ईमेल होगी, मोबाइल फोन के जरिए कॉल होगी और कॉल डाटा रिकॉर्ड को मुकदमे का हिस्सा बनाया जाएगा कि इस फरीक को समन की तामील करवा दी गई थी और ये फरीक अदालत के आकर अदालत में पेश नहीं हुआ। तो ये वो इक़दाम हैं जो इसके अंदर किए गए हैं और ये तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत सूबों को भी कहेगी, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान को, कि वो भी अपने सिविल प्रोसीजर कोड में तरमीम करें ताकि 30 से 40 साल की बजाय दीवानी मुकदमात, सिविल जो केसेस हैं वो सिर्फ 2 साल के अरसे में निमट सके और लोगों को उनकी दहलीज के ऊपर सस्ता और क्विक जस्टिस मिल सके। और समाजी निज़ाम बेहतर बनाने के लिए 6 नए क़वानीन, 2 आइनी तरमीम जो हैं वो भी की जा रही हैं। 92 न्यूज़ की टॉप स्टोरी भी ये है, बल्कि भट्टी साहब आप ही की स्टोरी है। अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल्स देखना चाह रहे हैं तो आप रोज़नामा 92 न्यूज़ के जो पेपर है उसको भी नज़र डाल सकते हैं। फाटा के इंतज़ाम का मामला और उसके बाद कबायली इलाकों में मौजूद तकरीबन 206 स्कूल हैं जिनमें बहुत सी सहूलियात नहीं हैं और अब ये चैलेंज KP के गवर्नमेंट के लिए बन गया है। ज़ीशान, कितने स्कूल हैं और बुनियादी सहूलियात कितने स्कूलों में मुयस्सर नहीं है, असातिज़ा की कमी कितनी है? अब पेशावर से होकर ये जो ज़िला खैबर है अब इसमें कैसे ऑपरेट किया जाएगा और क्या इसके लिए हुकूमत ने कोई काम शुरू भी कर दिया है? जी देखिए, ये नया होने वाला जिला है जो जिला खैबर है, जो 3 डिवीजन पर मुश्तमिल है। इसमें लाखों आबादी पर मुश्तमिल इस इलाके में जो है 206 स्कूलों में से जो है 203 स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। अगर सहूलियात की बात की जाए तो यहाँ पर 203 में से 185 जिससे हज़ारों तलबा जो है वो कंप्यूटर के तालीम से नाशना है। वहाँ पर कंप्यूटर की सहूलत ही मौजूद नहीं है। 40 जनाना स्कूल ऐसे बैतुल खला की सहूलत सिरे से दस्तियाब ही नहीं है। अगर दीगर सहूलियात की बात की जाए तो कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें ना तो पीने का साफ पानी है, ना जो है वहाँ पर लाइब्रेरी है और ना जो है उसमें साइंस लैब है और साइंस लैब समेत की जो है दीगर सहूलियात जो है यहाँ पर मुयसर है। और कई स्कूल ऐसे हैं जिसका बहुत रिवाज तक ही नहीं है और ना उसमें फर्नीचर है। इसी वजह यही वजह है कि वो बच्चे जो है सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, वो जमीन पर बैठकर जो है तालीम हासिल करने पर मजबूर है। अगर बात की जाए असातिज़ा की तो 460 जो है वो पोस्टें SSC, PhD, ड्राइंग मास्टर की जो है बायोलॉजी टीचर, PhD समेत जो दीगर पोस्टें वो 407 पोस्टें अक्सर दराज जो है खाली चढ़ी है और इस पर अभी तक कोई तैनाती नहीं हो सकी। इसके अलावा जो है असातिज़ा की कमी की वजह से जो है एजेंसी एजुकेशन ऑफिस जो अभी जो है जिला खैबर के जो है DO के अंदर आता है, उन्होंने जो है 84 से ज़्यादा पोस्टों के लिए मंजूरी की दरख्वास्त दी है, लेकिन 12 साल और इससे भी ज़्यादा अर्सा हो गया कि उसकी मंजूरी नहीं दी जा सकी। 230 स्कूलों में 203 स्कूल ऐसे हैं जिसमें कोई लाइब्रेरी नहीं है।
मतलब वहाँ पर लाइब्रेरी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अभी ये देखना है कि फाटा इंजमाम के बाद जो है ये तालीमी इस्लाहात लाना और वहाँ पर जो स्कूलें हैं और जो मिडिल प्राइमरी सेकेंडरी और दीगर स्कूलें वहाँ पर जो है तमाम सहूलियात की फराहमी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है और इसके लिए जो है करोड़ों रुपए दरकार हो गए हुकूमत को इन तमाम स्कूलों में सहूलियात की फराहमी पर। अगर बात की जाए इसमें 27 स्कूल ऐसे हैं जो काफी अरसे से जो है गैर फाल है और इस तमाम मामलों पर जब हमारी बात हुई DO जजून मरवत के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो साबिका एजेंसी AEO होता था, एजेंसी एजुकेशन ऑफिसर होता था। निशान काका ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत तलीमी शोबे में काफ़ी बेहतरी लाने में कामयाब हुई थी। फाटा के अंदर सालों से तलीमी शोबा बहुत मुश्किलात से दुचार है। दरसी कुतब तलीमी साल गुजरने के बावजूद नहीं मिल पाती थी। तो अब मौजूदा सूरत हाल के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने फाटा के अंदर तलीमी जो हालत है स्कूलों की उसको बेहतर बनाने के लिए कोई हतमी प्लान वज़ा किया है? देखिए, जो मुशीर तालीम है ज़ियाउल्लाह बंगट साहब, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास खुसूसी प्लान है और हम उसी खुसूसी प्लान के तहत जो है फाटा के जो 7 अजला जो अभी जम हुए हैं उस पर खुसूसी तवज्जो देंगे। आपको अगर फंड की बात करूँ तो 10 साल के लिए जो है 100 अरब रुपए सालाना जो है ग्रांट दिया जाएगा, जो तरक्की जो जम होने वाले अखलाक के तरक्की में जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है अमली शिकल जो है उनको नहीं दिया गया है, लेकिन उम्मीद यही है कि इसको जो है इसको अमली शिकल देकर वहाँ के दीगर मसाइल के साथ साथ जो है तालीमी मसाइल को भी तरजीही बुनियादों पर हल किया जा सकेगा। यहाँ पर ये बात ठीक ज़ीशान आपने हमें अपडेट किया। मोहम्मद नवाज संगरा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। एहतसाब की बात हो रही है, करप्शन के खात्मे की बात हो रही है, लेकिन एंटी स्मगलिंग की बातें उस तरीके से नहीं हो रही हैं। अब जो FBR को रिस्ट्रक्चर करने की बात हो रही है, क्या इसमें कस्टम्स को इतना ज़्यादा इख्तियार दे दिया जाएगा या कस्टम इतना मुतहर्रिक हो जाएगा कि ये 6.5 खरब रुपए सालाना का हजम कम हो सके? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मईशत की बहाली के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात जो है वो कर रही है और इसमें FBR में इस्लाहात भी लाई जा रही हैं ताकि जो कस्टम है उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके। अभी इब्तदाई तौर पर हुकूमत ने मईशत की बहाली के लिए जो है वो टैक्सेस में इजाफ़ा किया, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए वो काम किया जा रहा है। उसके अलावा जो है वो करप्शन की रोकथाम पर काम किया जा रहा है। उसके अलावा बैरूनी सरमायाकारी मुल्क में लाने पर जो है वो कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी एक दबाव फील करती है क्योंकि जो चीज़ स्मगल होके आती है उस पर ड्यूटी पे नहीं होती और वो सस्ती यहाँ पे पहुँचती है पाकिस्तान में। और जब जो लीगलाइज तरीके से चीज़ प्रोड्यूस होकर मार्केट में जाती है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। इस वजह से लोकल इंडस्ट्री को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस वजह से जो लीगल कारोबार करने वाला कारोबारी शख्स है पाकिस्तान का वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देता है। और इस हवाले से जो कारोबारी अफराद हैं उन्होंने मुतअद्दिद बार हुकूमतों से रब्ते किए, पिछली हुकूमतों से भी रब्ते किए और इस हुकूमत से भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कोई चंद दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की और उन्होंने ये मुतालबा किया जो ब्लैक इकानमी है उसका फिलफौर ख़ात्मा किया जाए ताकि जो लीगल जो काम करने वाले कारोबारी अफराद हैं जो टैक्स अदा करते हैं उनको जो है वो उनका जो लीगल राइट है वो मुयस्सर आ सके। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें स्मगल होती हैं उसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं, गाड़ियां हैं, उसके अलावा पेट्रोल है, क्रॉकरी है, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो ताजरों का ये मुतालबा है कि इसका जो है वो ख़ात्मा किया जाए ताकि जो है मुल्क में जो सही तरीके से काम करने वाले कारोबारी अफराद हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके। और ये चीज़ें जिन जगहों से स्मगल हो रही हैं उनमें अफ़गानिस्तान और जो ईरान का बॉर्डर है वो सर फ़हरिस्त है। यहाँ से भारी मिकदार में चीज़ें जो है वो स्मगल होकर पाकिस्तान, क्वेटा और ये अफ़गानिस्तान के रास्ते जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में पहुँचती हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा जो है इकॉनमी का लॉस होता है, टैक्स लॉस होता है और मईशत पर जो है वो दबाव बढ़ता है। लेकिन अब ये तवक्को की जा रही है कि स्मगलिंग ख़त्म होगी। ये भी इस हवाले से काफ़ी इफ़ेक्टिव हो गए हैं और वो एक्टिव होने के बाद वो हुकूमत से रब्ते में हैं कि इसका जो है वो
ब्लैक इकानमी का जो है वो हुजम जो है ये बहुत बड़ा है और इसको ख़त्म किया जाए। और ताजरों ने यह भी मुतालबा किया कि जब ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, क्योंकि हर हुकूमत जो आती है वो हर साल जो है, नून लीग की हुकूमत ने भी जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसमें इजाफा किया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा किया। जब रेगुलेटरी ड्यूटी कम की जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो लोगों का स्मगलिंग की तरफ जो है वो रुझान कम होगा। मैशत की बहाली में एक अहम रोल होगा, जिस तरह हुकूमत दीगर इक़दाम कर रही है, बैरूनी सरमायाकारी ला रही है, मुल्क के अंदर जो है वो मैशत की बहाली के लिए भरपूर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तो जब ये स्मगलिंग ख़त्म होगी तब भी जाके पाकिस्तान में जो है वो मैशत को संभलने में बड़ी उसमें मदद मिलेगी। तो क्या FBR ने अब माजी मुस्तकबिल के अंदर स्मगलिंग के खात्मे के लिए कोई मौसर कोई इस किस्म का कोई निज़ाम वज़ा करने का फ़ैसला किया है? स्पेशली ग्रीन चैनल की हम बात करें या अफ़गानिस्तान या पेशावर से मुल्का हम अपनी जो हमारी सरहदें हैं उसको महफूज बनाने के हवाले से कोई इक़दाम करने का फ़ैसला किया गया है? हुकूमत पाकिस्तान जो है FBR में इस्लाहात करने जा रही है और इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। तो अभी देखना होगा कि जो कानून साजी हुकूमत कर रही है जब वो सामने आएगी तो उसमें देखना होगा कि किस हद तक जो है वो स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए किस हद तक कस्टम को जो है वो मजबूत बनाया गया है ताकि मुल्क से स्मगलिंग का ख़ात्मा हो सके। लेकिन अभी तक जो है जिस तरह दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं मैशत की बहाली के लिए, इस तरह स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए कोई खातिर खा इक़दाम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नज़र नहीं आए। और ये देखना होगा कि हुकूमत कहीं जिस तरह माजी की हुकूमतें माफिया से ब्लैक मेल होती आई हैं, इस तरह क्या ये हुकूमत उस जो एक स्ट्रेस है जो माफियाज़ हैं उनके दबाव से बाहर निकलती है, या ये भी उसी तरह जो है वो दबाव फील करके जो है ये स्मगलिंग की इसी तरह इजाज़त देती है जिस तरह पहली हुकूमतों ने दी और ब्लैक इकॉनमी का हुजम जो है वो बढ़ता गया। ठीक, नवाज एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, मज़ीद बात करते हैं, मज़ीद खबरें भी शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क भर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, लेकिन ये तजावुज़ात कायम कैसे होती हैं? यकीनी तौर पे इस पर सिर्फ कब्ज़ा माफिया, लैंड ग्रैबर्स ही नहीं होते, बल्कि जो सरकारी इदारों में बैठे लोग हैं उनकी भी मिली भगत शामिल होती है। इसी तरह के इक़दामात और कीमती अराज़ी पर कब्ज़े की रोकथाम और धोखाधही से बचने के लिए जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद हैं, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। पटवारियों और स्टाफ के इख्तियारात की तखफीफ और खात्मे का फैसला, उनको कंट्रोल न करने के नतीजे में आज हम देखते हैं कि मुल्क भर में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने के ऊपर क्रैकडाउन जारी है। जहाँ पर मुल्क के दीगर हम सूबों की बात करते हैं, वहीं पे वफाकी दारुल हुकूमत में भी बड़े पैमाने के ऊपर जो लैंड माफिया थे उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी था और बेशतर केसेस हमारे नॉलेज में आए हैं, जो हमारे रिकॉर्ड में है। फैसला आप सुनकर हैरान होंगे, जहाँ पर अब CDA ने या मुतलका इस्लामाबाद इंतजामिया ने क्रैकडाउन किया, ऑपरेशन किया, सरकारी अराज़ी वागजार करवाई। उसके साथ साथ बेशतर केसेस ऐसे भी हैं जहाँ लोगों के नामों के ऊपर कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक रजिस्ट्रियाँ हुई, इंतकाल हुए, लेकिन अमली तौर के ऊपर फ्रॉड के मबनी ऊपर ये सारे इक़दाम किए गए, जिसके नतीजे में फिर वो दीवानी मुकदमात कायम होते हैं। और जो हमने पिछले अपने फर्स्ट हाफ में स्टोरी की, फिर वो सालों वो मुकदमात चलते हैं। वो किस वजह से मुकदमात चलते हैं, अदालतों में पहुँचते हैं, वजह उसकी क्या होती है? वहाँ पर पटवारियों और माल खाना स्टाफ और लैंड रेवेन्यू के अफसरान की एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके नतीजे में ये गलत तरीके से रजिस्ट्री और इंतकाल होते हैं। जो लोग राइट जिनका होता है वो अपने हक से महरूम होते हैं, और बाकी लोग जिनका ये प्रोफेशन होता है धोखाधड़ी के जरिए से दूसरे लोगों की अराजी को हथियाना, वो इसके ऊपर काबिज होते हैं, आगे फरोख्त कर दी जाती हैं और फिर सादा लोग कई सालों तक इस अजियत से दोचार रहते हैं। इस सिलसिले के हवाले से हमने पहले भी बात की कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद ने इस्लामाबाद के मकीनों की, इस्लामाबाद के शहरियों की मुश्किलात के पेश नज़र उन्होंने कुछ फैसले किए थे कि दफ्तर से बाहर निकलकर लोगों की डोर स्टेप के ऊपर जाके मसाइल को हल करना है। इसी सिलसिले के अंदर खुली कचहरियाँ लगाने का फैसला किया गया था। जब खुली कचहरियाँ लगी तो शिकायतों के अंबार जो है उसके अंदर जो इस्लामाबाद के हम मज़ाफ़ात की बात करें तो 70 से 80% केसेस ऐसे थे जो कि लोगों की अराजी से मुतल्लिक थे और गरीब लोग हैं। कुछ मुकदमात के लिए अदालतों में पहुंच चुके हैं, कुछ लोग मुकदमों के लिए उनके पास फीस नहीं है, तो बड़ी कसम पुर्सी से दो चार थे ऐसे लोग। तो जब चीफ कमिश्नर आमिर अली अहमद ने
इंटरनली तहकीकात की कि सारी खराबियों के पीछे वजह क्या है, तो पता चला कि लैंड रेवेन्यू का स्टाफ, पटवारी, ये सब लोगों की मिली भगत से और जो एक कानूनी जो लीगल लूप होल्स हैं उनका सहारा लेकर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। तो उसके बाद उन्होंने जब इंटरनल इंक्वायरी की तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि लोगों की जितनी शिकायत उन्हें मसूल हुई हैं उनका मुस्तकिल अजाला होना चाहिए, जिसके नतीजे में उन्होंने 3 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। और 3 नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उन पटवारियों के खिलाफ जिनका आपने हवाला दिया कि माजी के अंदर कार्रवाई करना, उनके इख्तियारात, गलत इख्तियारात के उनके इस्तेमाल को रोकना माजी का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। अब ये इस चैलेंज से नबर्द आजमा होने जा रही है इस्लामाबाद की इंतजामिया और चीफ कमिश्नर आमिर अली अहमद, चूंकि उन्होंने थॉरोली इंक्वायरी की है और उन्होंने पूरा एक मुनज़्ज़म प्लान तैयार करवाया है कि इन पटवारियों को कैसे हाथ रोकना है, कानून के मुताबिक इनसे कैसे जिम्मेदारियां अदा करवानी है और जो खराबियां हैं वो कहां कहां पे उनको पॉइंट आउट किया गया है। इन नोटिफिकेशन के मुताबिक जिसकी कॉपीज हमें मसूल हुई हैं, ये पटवारी और मालखाना स्टाफ के इख्तियारात में कमी और आवाम की सहूलत के लिए ये इकदाम का फैसला किया गया है, जिसके तहत चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने पटवारियों को नामुकम्मल फ़र्द जमाबंदियाँ जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने की हिदायत की और कुछ नोटिफिकेशन के अंदर उन्हें सिर्फ 7 दिन का मोहलत दिया गया है। उसके साथ इस्लामाबाद ज़िला के ज़ेर इल्तवा इंतकाल जल्द मुकम्मल करके वारसान ज़मीन और मालकान को फराहम करने की हिदायत की गई है और उसके साथ मुस्तकबिल में जायदाद की मुंतकिली के लिए वाज़े तौर के ऊपर एक हदायत दी गई और एक परफॉर्मा दिया गया है, जिसके अंदर एक क्राइटेरिया बना दिया कि जब आप किसी के रजिस्ट्री इंतकाल करेंगे, अराजी की मुंतकिली होगी, आपने इस पैरामीटर्स को फॉलो करना है ताकि फ्रॉड और एक किसी फरीक के साथ नाइंसाफ़ी का जो शायबा है वो तक मौजूद न रहे। उसके साथ मुख्तलिफ मवाज़ात का जो रिकॉर्ड को जाँच पड़ताल को पूरा करने के बाद रजिस्टर हकदारान में ज़मीन के रिकॉर्ड के मुताबिक लैंड रिकॉर्ड मैनुअल अरसा दराज से फैसल तहरीर होकर उसको इनके मुकम्मल करके सदर दफ्तर में जमा ही नहीं करवाया गया। जितना अरसा ये उसको लैंड रिकॉर्ड को पटवारी और मुतलका स्टाफ अपने पास रखते हैं, वहाँ पर फिर तब्दीली होती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत से ऐसे लीगल लूप होल से जिसके नतीजे में वो रजिस्ट्री और इंतकाल के अंदर अराजी का हदूद अरबा तब्दील करते हैं, अराजी का साइज तब्दील करते हैं और उसके नतीजे में जरी अराजी रखने वाले लोग हों या दीगर अराजी रखने वाले लोग हों, उनकी ज़मीन के ऊपर उनको कटौती लगती है, उनके साथ फ्रॉड होता है। अब इस प्रैक्टिस को ख़त्म करने का फैसला किया गया। उसके साथ साथ जब ये रिकॉर्ड सदर दफ्तर में दाखिल नहीं करवाया जाता और रिकॉर्ड को नामुकम्मल रखा जाता है तो उसमें बेशुमार मिस्टेक डेलिब्रेटली की जाती हैं। उसके साथ फिर लातदाद मुकदमात कायम होते हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से ज़मींदारान और काश्तकारों को मुकाबले इतलाफी नुकसान पहुँचता है। इस सारे मामले के लिए 3 माह का टाइम मैक्सिमम दिया गया है कि जो रजिस्टर हकदारान है वो मुतलका दफ्तर में पटवारी हजरात जमा करवाएं। उसके साथ बेशतर इंतकालात जायद हिस्सा पर दर्ज होकर रजिस्टर्ड किए जाते थे और उसके मुतलका दफ्तर उनकी तस्दीक भी कर देता था, क्योंकि कानूनी जो मुँह शगाफियाँ थी उनका सहारा लिया जाता था, उसको भी ख़त्म करने की हिदायत की गई। और उसके साथ वाज़े तौर के ऊपर इन नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है कि हर इंतकाल की पुश्तवर गोशवारा मलकियत बानमूना तहरीर किया जाएगा, कि आपने इंतकाल की बैक साइड के ऊपर जो गोशवारा बनाएंगे वहाँ पर एक नमूना भी देंगे ताकि किसी की 1 इंच भी अराजी आगे पीछे ना हो और किसी दूसरे खेवट में जाके किसी दूसरे इलाके में जाके उस रजिस्ट्री या इंतकाल का दुरुस्त या गलत इस्तेमाल न किया जा सके। तो इन पटवारियों को, इन लैंड रेवेन्यू स्टाफ के अफसर को अपने दायरे कार में लाने के लिए, कानून के मुताबिक उनको जिम्मेदारियां अदा करने के लिए ये 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए। इन नोटिफिकेशन का अमल दरामद कि इनका जो इतलाक है वो आज से किया गया है और वाज़े तौर के ऊपर कहा गया कि तमाम रिकॉर्ड भी जमा करवाएं और इस सारे इक़दाम के नतीजे में जो लैंड के अंदर जो फ्रॉड हो रहे थे बड़े पैमाने के अंदर वो ख़त्म होंगे। और डीसी और एडीसी को हिदायत की गई है कि वो इनके ऊपर अमल कदमल कराएं। जिसने इस अफसर ने इन नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद न करवाया उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी होगी और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये वो तरीका है जिससे पटवारियों को उनकी अपने हदूद अरबा में लाया जाएगा। ठीक, चीफ कमिश्नर आमिर अली अहमद साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और तवक्को ये रखते हैं कि इस काम में वो कामयाब हो जाएं और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कब्ज़ा माफिया और जो दीगर ज़मीनों से मुतालिक मामलात हैं, जो बेज़ाब्तियाँ हैं, उस पर बड़ी हद तक काबू पाया जाएगा। सुलेमान चौधरी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। नैब की एक और कार्रवाई का तज़किरा कर लेते हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन 266 मुलाजमीन माहाना 2 करोड़ 46 लाख रुपए तनख्वाह जाती है। सुलेमान साहब बताइएगा ये ज़रा किस तरीके से तनख्वाह जा रही है और मराद क्या हैं, सैलरी स्लिप जो है उसमें स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और इस पर नैब क्या कर रहा है? जी देखें भट्ट साहब, ये एक 2010 के अंदर पंजाब हुकूमत ने एक अदारा बनाया था जिसका ये मकसद था कि वो सरकारी और प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उनको रेगुलेट करे और क्वैकरी जो है उसको ख़त्म करे। मेन कंपोनेंट उनका जो ये था
कि वो क्वैकरी जो अतायत है उसको ख़त्म करे। लेकिन 6 साल गुजर चुके हैं इस कमीशन को तश्कील दिए हुए, ये इस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह वो कानून के मुताबिक उनको कहा गया था। चंद माह कबल जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको हुक्म दिया तब भी जाकर इन्होंने जो है वो अतायत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया। इस कमीशन के अंदर 266 जो मुलाजमीन हैं वो काम कर रहे हैं, जिनकी जो सैलरी है वो 2 करोड़ 46 लाख रुपये है और जो माहाना अदा किए जा रहे हैं। इसी तरह जो सालाना जो है वो 29 करोड़ रुपये बनती है। यहाँ के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उनकी तैनाती आज तक रेगुलर बुनियाद पर उस कानून के मुताबिक नहीं हो सकी। जो इस वक्त चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने उस ओहदे को चीफ़ एग्जीक्यूटिव से चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर कन्वर्ट किया खुद साख्ता तौर पर। और वज़ीर आला पंजाब जो साबिक़ा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ हैं उनके वो बड़े क्लोज़ थे, तो वो वहाँ से वो डेपुटेशन, क्योंकि वो एक DMG अफसर हैं, वो डेपुटेशन पे इस अदारे के अंदर आए और उन्होंने जुलाई 2012 के अंदर इस अदारे का कंट्रोल संभाला। तब उनकी तनख्वाह जो थी वो 4,80,000 रुपये मुकर्रर की गई। अब वो इस वक्त वो ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं और 30 जून 2018 तक उन्होंने 9,23,000 रुपये जो है वो तनख्वाह वसूल की। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है कि जो ऐसे अफसरान जो हैं वो जो 56 कंपनियों का स्कैंडल था उसके अंदर डेपुटेशन पे गए हैं और वो लाखों रुपये तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने नैब को हुक्म दिया कि वो ऐसे अफसरान के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करे। तो ये डॉक्टर अजमल खान जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, इन्होंने अपना जो सैलरी का डाटा है वो पंजाब हुकूमत को पेश नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सैलरी छुपाई है। जब नैब को इस हवाले से इतलात मसूल हुई तो नैब ने एक लेटर जो है सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन को लिखा और उनसे पूछा कि वो उनके पास इतलात हैं कि जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अजमल खान हैं वो 10 लाख से ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। इसके जवाब में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से एक लेटर लिखा गया जिसमें यह कहा गया कि उनकी सैलरी जो है वो 2,12,000 रुपये है। अभी जो नए डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसके मुताबिक उन 30 जून 2018 के बाद वो जो सैलरी ले रहे हैं वो 6 लाख जो है वो 6,42,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं। इससे ये सार हो रहा है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी जो सैलरी है वो नैब से भी छुपाई है और हुकूमत से भी छुपाई है ताकि वो जो उनकी रिकवरी पड़ेगी करोड़ों रुपए की वो अदा ना कर सके। इसके अलावा यहाँ पे जो 266 मुलाजमीन हैं उनको उन्होंने ऐसे भी अफसरान हैं जिनको अपनी वो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर उन्होंने भर्ती किया है और रिटायर अफसरान जो हैं उनको ना सिर्फ वो पेंशन ले रहे हैं बल्कि लाखों रुपए का जो है वो इस वक्त सैलरी भी ले रहे हैं। अच्छा सलमान चौधरी साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जो डॉक्टर अजमल साहब की तनख्वाह के बारे में हक़ाइक़ छुपाने का मामला है तो क्या उस मुतल्लिक़ अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है कि किस तरीके के साथ आप एक सरकारी अमूर से मुतल्लिक़ आपने गलत बयानी की? दूसरा, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की बहुत अहम जिम्मेदारी है, इनके तमाम अफसरान पुरकशिश तनख्वाहें और मरात हासिल कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद कारकर्दगी अगर तसल्ली बख्श नहीं है तो परफॉर्मेंस एवेल्यूशन इनकी की गई, किसको ये रिपोर्ट करते हैं और क्या इनकी अगर पुअर परफॉर्मेंस है तो क्या इनको कोई डायरेक्शन दी गई है कि अपनी मैंडेट के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं? देखिए भट्ट साहब, नैब ने जो है वो अपने तौर पर उनको कुछ इतलात मसूल नहीं कि जो डॉक्टर अजमल खान साहब हैं ये 10 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। जो मेरी इतलात के मुताबिक है वो 10 से 12 लाख रुपए इनकी सैलरी है, क्योंकि ये हाउस रेंट भी ले रहे हैं लेकिन ये सरकारी एक GOR1 में सरकारी रहायशगाह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये हाउस रेंट ले रहे हैं। उनका जो पे पैकेज है वो 12 लाख रुपये बनता है। इन्होंने ना सिर्फ जो है पंजाब हुकूमत से झूठ बोला है कि उनकी सैलरी जो है वो 2,12,000 है, अब जो डेट डॉक्यूमेंट आए हैं उनके मुताबिक उनकी सैलरी जो है वो 6,42,000 है। नैब इस वाले से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है लेकिन जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इस वाले से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की और जो है वो मामला इसी तरह है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का असल जो काम था वो यही था कि वो ना सिर्फ जो प्राइवेट हॉस्पिटल उनको रेगुलेट करें, उनको रजिस्ट्रेशन करें, बल्कि जो क्वैकरी जो बढ़ रही है पंजाब के अंदर इनका अपना ही एक सर्वे है जिसके मुताबिक 1 लाख से 1.5 लाख जो हैं वो क्वैक पाकिस्तान और पंजाब के अंदर आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने सिर्फ 16,045 जो अड्डे हैं उनको सलमान आपने अपडेट किया पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के अफसरान और यहाँ पे मौजें भी की जा रही हैं सरकारी खजाने पे, लेकिन कारकर्दगी क्या है, बुनियादी सवाल ये है। बटी साहब आपकी तरफ आता हूँ, अवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है। सुई नॉर्दर्न ने गैस के नर्ख मज़ीद बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी है, कितने फ़ीसद गैस बढ़ाई जाएगी और इस पर मज़ीद क्या हो सकता है, क्योंकि अब तो जवाज़ भी है इदारों के पास कि डॉलर की कदर जो है वो बढ़ गई है, रुपए की कदर गिर गई है। इसके अलावा क्या मुहर्रिकात हैं? फैसल, और भी बहुत से जवाब आने वाले दिनों में पेश किए जाएंगे और चूँकि गंभीर सूरत हाल में हम फंस चुके हैं माजी की एक गलत स्ट्रेटजी की वजह से। सितंबर 2018 में जब ECC की जानिब से गैस की कीमतों में 143% इजाफे की मंजूरी दी गई थी तो उसको पार्शली ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन करने के बाद उसको अमल दरामद उसका कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त भी हमने अपने नाज़रीन के साथ ये स्टोरी शेयर की थी
कि ओगरा साल में 2 मरतबा गैस की कीमतों का तयन करता है, और अब जो दोबारा सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न नजरसानी की दरखास्तें दायर करेंगी उसके अंदर जो मौजूदा रेवेन्यू का शॉर्टफॉल रह गया है, जो पूरी गैस की कीमत में इजाफे से जो सुई नॉर्दर्न को रेवेन्यू मिलना था वो नहीं मिलेगा, तो एक मरतबा दोबारा इजाफा होगा जो कि 1 जनवरी 2018 से एप्लीकेबल किया जाएगा। अगरचे कि ये प्रोसेस कुछ ताखीर से शुरू हुआ, लेकिन अब सुई नॉर्दर्न ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ओगरा से दरखास्त की। 3 मरतबा उन्होंने अपनी दरखास्त के ऊपर नजरसानी की, मजीद उसके अंदर जो उनके अखराजात थे, जो उनके प्रोजेक्ट्स थे, जो उनकी फ्यूचर की स्कीम थी, उनको इंक्लूड किया गया, जिसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से गैस 215 रुपये फी MMBTU महंगी करने की दरखास्त ओगरा में दायर कर दी गई। ओगरा ने इस दरखास्त का तमाम कानूनी पहलुओं से जायजा लेने के बाद उसका एडमिशन कर लिया, यानी कि उसको काबिल समात करार दे दिया है, और 10 दिसंबर को ओगरा की जानिब से सुई नॉर्दर्न की दरखास्त के ऊपर लाहौर में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अवामी समात का इनेकाद किया जाएगा, जिसके बाद ओगरा एक अपना फैसला वफाकी हुकूमत को अरसाल करेगा कि गैस की कीमत में इजाफा किया जाए। ओगरा के जानिब से मसूल होने वाले दस्तावेज़ के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया अपनी दरखास्त के अंदर कि सुई नॉर्दर्न को मजमूई तौर के ऊपर 91 अरब 37 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के शॉर्टफॉल का सामना है। 215 रुपए फी MMBTU सुई नॉर्दर्न के गैस टैरिफ में इजाफा किया जाए एवरेज प्रेस्क्राइब्ड प्राइस के अंदर, ताकि वो इस रेवेन्यू के शॉर्टफॉल को मीट कर सके। इस तमाम तर तफसीलात के साथ जब हमने जो पहले सितंबर 2018 में ECC ने मंजूरी दी थी, वो 143% तक 10% से लेकर 143% तक इजाफे की मंजूरी जरूर दी गई थी, लेकिन जो सुई नॉर्दर्न को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना था वो 152 अरब रुपए के लगभग था, जिसमें से तकरीबन 90 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने पास ऑन करने की इजाजत दी, और तकरीबन 60 अरब रुपए के लगभग रकम अभी भी सुई नॉर्दर्न ने गैस का कंज्यूमर से वसूल करनी है। माजी के अंदर इस किस्म के इकदाम और सुई नॉर्दर्न अपने मुख्तलिफ मनसूबों के लिए जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल था वो बैंकों से कर्ज हासिल करके मंजूर करती रही है, जिसके अंदर LNG की पाइपलाइन की तनसीब का मामला भी शामिल था। लेकिन अब जो कुछ मजीद नए अखराजात इस पटिशन में शामिल किए गए हैं, उसकी तफसीलात के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रांसमिशन नेटवर्क की सेग्रीगेशन करनी है, ताकि उसे ऑपरेशनल हवाले से उससे कुछ आसानी हो सके, जिसके लिए 850 मिलियन रुपए गैस टैरिफ का हिस्सा बनाने की सिफारिश की गई है। उसके बाद लाहौर में गैस नेटवर्क को तोसी देना है, और उसके साथ साथ उसकी बाइफर्केशन की जानी है। लाहौर के अंदर ये फैसला कर लिया गया कि शहरियों को गैस की फराहमी के हवाले से मुश्किलात का सामना है। सुई नॉर्दर्न अपने सिस्टम को, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर बनाना चाहती है, जिसके ऊपर 3 अरब 40 करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे, और ये रकम भी गैस सार्फिन से वसूल करने की इजाज़त मांगी गई है। इसी तरह बहावलपुर और लोधरा को भी गैस प्रेशर में कमी का सामना है, क्योंकि वहां पर सुई नॉर्दर्न का जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो बहुत पुराना था। गैस कनेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका, नई गैस स्कीमें आई गुज़श्ता 10 से 15 सालों के दौरान। सुई नॉर्दर्न ने बहावलपुर और लोधरा के अंदर भी गैस प्रेशर को बेहतर बनाने के लिए अपने सिस्टम के अंदर तोसी करनी है, जिसके लिए 1 अरब 93 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके साथ एक बहुत बड़ा मामला था जो हमने पहले भी टेकअप किया कि जो माजी के अंदर नई गैस मंसूबे शुरू किए गए, गैस सार्फिन से GIDC की रकम माजी में वसूल की गई, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 150 रुपए वसूल हुए, लेकिन सुई नॉर्दर्न और सदर्न को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए रकम जारी नहीं की गई। अगर वो रकम आज भी मुतलका सेक्टर से, जिसके अंदर फर्टिलाइजर सेक्टर के मालकान है, दीगर शोबों के मालकान है, जिनके पास 3 सालों से ये रकम पेंडिंग है, फर्टिलाइजर सेक्टर के पास 42 रुपए ये रकम पेंडिंग है, अगर उनसे ये वसूल कर ली जाए हुक्म इम्तना खत्म करवाकर, तो जो गैस सार्फिन के ऊपर बोझ डाला जा रहा है नई स्कीमों के जरिए, डेवलपमेंट वर्क के जरिए, तो उससे बचा जा सकता है। ठीक है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मजीद खबरें और मामलात पे बात करते हैं। एक और इंतहाई अहम मामला है, पिछले दौरे हुकूमत में जो ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस हैं उनके इजरा पर पाबंदी आयद की गई थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से, और अब खबर यह है कि इस पाबंदी को हटाया जा रहा है। भट्टी साहब बताइएगा, कुछ क्लासिफिकेशंस भी दी हैं कि कितने बोर के असलहा लाइसेंस जो हैं उनको छूट दी जाएगी, और इसका मकसद क्या है, और 18वीं तरमीम के बाद तो फिर ये सूबों का इख्तियार भी आता है, तो सूबे भी क्या इस बात पर एग्री होंगे?
यकीनी तौर के ऊपर फैसल ये 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों के पास इसका इख्तियार हासिल था, लेकिन उसके बावजूद हैरान कुन तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में अब वफाकी काबीना ने एक फ़ैसला किया कि जो ममनुआ बोर के जो असले के जो लाइसेंस थे उन्हें मुअत्तल कर दिया गया था। और ये कहा गया था कि वफाकी हुकूमत ये वजारत दाखिला इस मामले को देखेगी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फिर इस मामले को पेशावर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो वफाकी काबीना ने फैसला किया था उसको मुअत्तल कर दिया। उसके अंदर भी जब हाई कोर्ट में ये मामला टेकअप किया गया तो उसके अंदर वहाँ पर प्ले यही ली गई थी कि वफाकी हुकूमत को ममनुआ बोर के असली लाइसेंस मुअत्तल करने का इख्तियार हासिल नहीं है। सूबों के पास 18वीं तरमीम के बाद ये अब ये उनका इस्तेहकाक है, उन्हें ये इख्तियार हासिल है कि वो अकॉर्डिंग टू ग्राउंड रियलिटीज़ वो इस ममनुआ बोर के जो असला है उसके लाइसेंस को जारी कर सकें। तब जब ये लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये साबिका वफाकी काबीना का फैसलों को मुअत्तल किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दोबारा मामला वफाकी काबीना की इजलास में टेकअप किया, जिसकी सरकारी दस्तावेज़ हमें मौसूल हुई, जिसके अंदर वफाकी हुकूमत ने अब बिलाखिर ये फैसला किया है कि ममनुआ बोर के असले के लाइसेंस पर जो आयद पाबंदी है वो हुक्म वापस लिया जाए और इस हवाले से जो गैर ममनुआ बोर के असले के लाइसेंस थे उससे भी पाबंदी हटाने का फैसला किया गया और ममनुआ बोर के खुदकार असला लाइसेंस रखने वाले मालकान को 1 साल के अंदर खुदकार और नीम खुदकार असला आम असले में तब्दील कराने का एक उन्होंने मंजूरी दी है वफाकी काबीना की जानिब से। और इसके साथ ये भी कहा गया कि वाज़े तौर के ऊपर वफाकी काबीना ने एक नई डायरेक्शन मंजूर की है जिसके मुताबिक मुकर्रर वक्त में खुदकार असले को आम असले में तब्दील ना करवाने वाले लाइसेंस होल्डर के असले लाइसेंस को कैंसिल करने का फैसला भी किया गया है। जो एक टाइम लाइन दी गई है 1 साल की, उसके अंदर फिर ऑटोमेटिकली मुतलका अदारे हरकत में आएंगे और उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसके साथ लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्तकबिल के हवाले से भी इस मामले को कि दोबारा ये तनाज़ा पैदा ना हो उसको हल करने के हवाले से अपने फैसले में वाज़े तौर के ऊपर डायरेक्शन दी, जिसकी लॉ डिवीज़न की जानिब से वफाकी काबीना को अपनी प्रेजेंटेशन में अपनी समरी में इससे मुतल्लिक ब्रीफ किया गया कि लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़े किया है कि 18वीं तरमीम के बाद असले से मुतल्लिक मामलात सूबाई हुकूमतों के दायरा कार में आते हैं। इसके साथ जब ये मामला मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में पाबंदी का सामने आया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को भी कौमी असम्बली के 117 मेंबरान ने दरख्वास्त की थी, सिफारिश की थी। उन्होंने लॉ डिवीज़न को, इंटीरियर डिवीज़न को रजू किया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ममनुआ बोर के जो असले लाइसेंस है उससे पाबंदी उठाई जाए। और इस हवाले से हम देखते हैं कि जब हम ये प्रैक्टिस देखते हैं जो माजी के अंदर भी रही है और अब प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी ये प्रैक्टिस होती है कि अरकीन सूबाई और कौमी असम्बली को भी असले लाइसेंस से मुतल्लिक कोटे दिए जाते हैं, जिसके नतीजे में वो मखसूस हालात में भी जिन अफराद के नाम की सिफारिश करते हैं उनके नाम के ऊपर लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इस हवाले से लॉ डिवीज़न ने भी जो वफाकी काबीना को वाज़े तौर के ऊपर इस इजलास पर ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने भी इसके हवाले से वजाहत दी है कि असले लाइसेंस पर पाबंदी का जो इजरा का मामला है वो इंतज़ामी मामला है और लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों के बाद अब ये मामला सूबों पर छोड़ देना चाहिए कि अपनी इंतज़ामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इस हवाले से अपना वो हतमी फैसला करें कि किन हालात के अंदर, किस सूरत हाल के अंदर असले लाइसेंस के ऊपर पाबंदी आयद होनी चाहिए और किन डिस्ट्रिक्ट में या किन अजला में क्या हालात हैं, किस सूबे के अंदर क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि वहाँ पर ये पाबंदी लगाई जाए या ख़त्म की जाए। और उसके साथ वफाकी हुकूमत ने असले लाइसेंस के इजरा के लिए जो वफाकी हुकूमत की सतह के ऊपर होंगे, इस हवाले से अब एक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की सरबराही में एक कमेटी बनाने का भी फैसला किया। इस कमेटी में तमाम सूबों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी और इसके अंदर इस कमेटी के जो वफाकी हुकूमत की सतह के ऊपर है और सूबों के अंदर भी जो हतमी सिफारिशात होंगी सूबे अपने कानून के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत की ये कोशिश है कि किस तरह की यूनिफॉर्म और इत्तफाक़ी राय से ऐसी पॉलिसी वज़ा की जाए जिसके नतीजे में दोबारा कोई इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो। ये कमेटी अपनी सिफारिशात मुकम्मल करने के बाद पब्लिक अवामी नुमाइंदों से और सूबाई जो नुमाइंदे हैं उनसे भी मुशावरत करने के बाद अपनी जो अपनी सिफारिशात हैं वो तैयार करेगी ताकि असले लाइसेंस के ऊपर जो असले लाइसेंस के जो अजरा का मामला है उसकी पाबंदी का मामला है और किन हालात में पाबंदी ख़त्म करनी है उस हवाले से एक क्लियर कट वाज़े पॉलिसी हो और जिसके अंदर चारों सूबों भी इसके ऊपर सेम पेज के ऊपर रहते हुए मुस्तकबिल के अंदर कार्रवाई कर सके। बड़ी साहब, असलहा लाइसेंस लेने के लिए पहले से राइज तरीका क्या था?
पहले वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार हासिल था, वजारत दाखिला की जानिब से लाइसेंस जारी होते रहे और हमने माजी में देखा स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के अंदर जो एक मैनुअल असल लाइसेंस जारी करती थी वजारत दाखिला, फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल ने जन्म लिया। वहाँ पर वजारत दाखिला के सेक्शन ऑफिसर और कुछ मातहत अफसरान वहाँ पर मुलव्विस थे। वो जो एक बुक की शक्ल के अंदर एक मैनुअल लाइसेंस जारी होता था, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लोगों ने जाली असल लाइसेंस बनाने का काम शुरू कर दिया। फीस लोगों से ज़्यादा वजारत दाखिला के में कायम एक सेल के जो मातहत अफसरान थे वो फीसें ज़्यादा वसूल करते थे। एक तनाज़ा पैदा हुआ, अल्टीमेटली इस मामले को ख़त्म करके फिर ये लाइसेंस जारी करने का मामला कि नादरा कंप्यूटराइज लाइसेंस जारी करेगा वो एप्लीकेबल किया गया। ज़िली इंतज़ामिया के हवाले से ये इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो कमीशन को ये इख्तियारात मुंतकिल किए गए, लेकिन 18वीं तरमीम की में ये मामला वाज़े तौर के ऊपर इसके इख्तियारात सूबों के पास थे। फिर अल्टीमेटली जब सूबों ने इस मामले को इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जब पाबंदी का मामला हुआ, फिर लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों के बाद अब सूबों का मामला सूबों के पास पहुंच चुका है और वफाकी हुकूमत अपनी जुरिडिक्शन के अंदर रहते हुए असली लाइसेंस के इजरा के हवाले से अपनी मुस्तकिल पॉलिसी वज़ा करेगी। उसके मुताबिक ही फ्यूचर के अंदर असली लाइसेंस जारी होंगे।